हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पर देखिए अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 3 का यहाँ पर प्रश्न पत्र यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पर कक्षा 8वीं है ना प्रश्न पत्र जो आपका हिंदी है, भाग हिंदी, इसके प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर संपूर्ण हल करेंगे। संपूर्ण सोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे, साथ ही में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना और आपके क्लास के छात्रों को साथ ये वीडियो अवश्य रूप से शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं और साथ ही में आपको अदर सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन की लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए आपको, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के हमको आंसर देंगे। तो देखिए पढ़ते हैं, हम समझते हैं। देखिए जो नीम होती है है ना, जो नीम होती है छोटी चमकदार हरी पत्तियों वाला एक क्या होता है, सदाबहार वृक्ष होता है। सदाबहार मतलब कि हमेशा फलते फूलते रहने वाला, हमेशा उसकी पत्ती लगी रहती है, झड़ती नहीं है। अब देखिए नीम का जो वृक्ष होता है उसका जो तना होता है वह सीधा होता है। जो इसकी छाल होती है ना, तने के ऊपर जो छाल होती है वह कैसी होती है, कठोर होती है, खुरदुरी होती है और पपड़ीदार होती है। कठोर भी होती है, खुरदुरी भी होती है, पपड़ीदार भी होती है। और इसमें बसंत ऋतु में क्या होता है, यानी कि जो बरसात का जो मौसम होता है उसमें छोटे छोटे सफेद फूल भी खिलने लग जाते हैं। ये जो नीम का जो वृक्ष होता है ना, ये कभी भी मतलब कि पत्ती से रहित नहीं होता है, इसमें पत्ती कभी भी झड़ती नहीं है ना। मतलब कि जो सारी पत्ती होती है एक साथ नहीं गिरती है, कुछ पत्तियाँ गिर जाती है और फिर पुनः कुछ पत्तियाँ उग जाती है। ये हमेशा हर मौसम में इसके हर मौसम में पत्तियाँ रहती है। यह पूरे भारत में पाया जाता है। देखिए संस्कृत में नीम का नाम क्या है, अरिष्ट है, जिसका अर्थ क्या होता है, रोगों से मुक्ति देने वाला। इसे चमत्कारी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखिए बहुत कम ही ऐसे वृक्ष है जिसके जो हर हिस्सा है दवाइयाँ बनाने का काम आता है। नीम ही केवल वह वृक्ष है जिसका प्रत्येक हिस्सा दवाई बनाने का काम आता है, इसलिए हम इसे चमत्कारी वृक्ष भी कहते हैं। और ये रोगों से मुक्ति भी देता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो मार्गोसा तेल कहलाता है। बाजार में आप जाओगे, आप बोलोगे नीम का तेल दो, तो वे किस नाम से देता है, मार्गोसा तेल के नाम से देता है। यह तेल कोढ़ और चर्म रोगों के उपचार में काफ़ी प्रभावशाली होता है। मतलब कि आप इसमें जो आपको चर्म रोग होते हैं जैसे कि पिंपल हो गए है ना, कोई भी चमड़े से संबंधित जो भी रोग होते हैं इसमें इसका तेल का उपयोग किया जाता है। और इसके पत्ते का उपयोग हम चेचक के उपचार के लिए भी करते हैं। देखिए नीम की चाय भी बनाई जाती है और नीम की चाय का प्रयोग हम सिरदर्द और बुखार में आराम पाने के लिए करते हैं। अब देखिए जो इसके फूल होते हैं, इसके फूल का उपयोग हम आपके जो पेट होते हैं, पेट के अंदर जो आंत की जो बीमारी होती है, जैसे कि आंत में भोजन का सड़ जाना, आंत की कोई बीमारी होती है, उसके उपचार के लिए भी हम करते हैं। जो नीम की छाल होती है, नीम की छाल और गोंद से भी कई अचूक दवाइयाँ हम बना सकते हैं। आपने देखा होगा भारत के जो गाँव में लोग रहते हैं वे क्या करते हैं, वे करते क्या है, जो नीम की जो टहनी होती है उसका उपयोग अपने दांत को साफ करने के लिए करते हैं ब्रश के स्थान पर। जो दरवाजे होते हैं, जो लकड़ी की अलमारी होती है उसमें कई सारे तिलचट्टे और जो कीड़े होते हैं है ना, वे क्या करते हैं, मतलब कि लकड़ी को खा जाते हैं है ना, सामान को खा जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम नीम के सूखे पत्ते का उपयोग करते हैं। गन्ने और सब्जियों की फसल के लिए खाद के रूप में नीम का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग जो है नीम के वृक्ष को पवित्र मानते हैं और उसकी पत्तियों को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं, क्योंकि उनका मानना यही रहता है कि इससे क्या होती है, बुरी आत्मा जो होती है वे घर से दूर भाग जाती है। इससे है ना, यह अंधविश्वास का या फिर कुछ और का है, ऐसा ये मानते हैं। नवजात शिशु को अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से बचाव के लिए नीम की पत्तियों पर लिटाया जाता है। निसंदेह ये संसार में सारे अद्भुत वृक्ष के रूप में जाना जाता है। जो नीम है, देखना आप भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में नीम के वृक्ष को पूजा जाता है, क्योंकि बहुत ही अद्भुत वृक्ष होता है। कई लोग जो है नीम के वृक्ष का उपयोग कई सारे कामों के लिए करते हैं, त्वचा रोग में इसका उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर आपको यही पैराग्राफ में इसके लाभ के बारे में बताया गया है। उम्मीद आपसे कुछ समझ में आएगा होगा। चलिए हम उनके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कि आपको पैराग्राफ में दिए गए हैं। तो देखिए नीम की छाल कैसी होती है, तो हमने ऊपर पढ़ा था नीम की जो छाल होती है वह मुलायम, वो खुरदुरी और पपड़ीदार होती है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, नीम के फूल किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। ऊपर हमने पढ़े थे कि जो नीम के फूल होते हैं वह आंत के रोग, जो पेट के अंदर जो आंत होती है उसके रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्न तीसरा हमें दिया है, नीम की सूखी अलमारी को
नीम की जो सूखी पत्ती होती है उसे हम अलमारियों में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो अलमारी के अंदर जो कीड़े होते हैं, कीड़े जो तिल चट्टे होते हैं, वे सामान को खाते हैं, उनसे बचाव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बी नंबर कीड़ों से बचाव के लिए यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में घर के मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि इससे क्या होती है, बुरी आत्माएं जो होती है घर से दूर भाग जाती है। प्रश्न 5 में दिया है, नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाता है? तो देखिए, नीम अद्भुत वृक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि बहुत कम ही ऐसे वृक्ष होते हैं जिसका प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है। नीम ही केवल वही वृक्ष है जिसका प्रत्येक हिस्से का हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि आप इसका तने का उपयोग कर सकते हैं, टहनी का उपयोग कर सकते हैं, हर जो भी हिस्सा होता है उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न 5 तक के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे और नीचे को प्रश्न दिया गया है, हम उसका यहाँ पर उत्तर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, हेमा बोल रही है, हेलो मैं हेमा हूँ, क्या आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? नहीं पता है? अब वो बताइए। मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना पसंद है। मतलब कि जो प्राचीनतम स्थल होते हैं, जो कि बहुत वर्षों पहले बने होते हैं, ऐतिहासिक स्थल, वहाँ पर उसे घूमना पसंद है। पिछले साल वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान हैदराबाद घूमने गई और चार मीनार और गोलकोंडा किला देखा। ये क्या है? ऐतिहासिक स्थान है। इस वर्ष में आगरा गई और आगरा में क्या है? ताजमहल। और ताजमहल को देखकर बहुत खुश हुई। हर बार मैं एक नए स्थान का दौरा करती हूँ और नए नए दोस्त बनाती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि अगले साल मुझे कौन सी जगह घूमनी चाहिए? तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो हेमा है उसे ऐतिहासिक स्थलों में घूमने का बहुत शौक है। अब यहाँ पर देखिए, अली की बात आती है। अली बताता है, मेरा नाम अली है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं नई चीज़ें सीखने को लेकर काफ़ी उत्सुक हूँ। मेरे विज्ञान की अध्यापिका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो अली है ना, वे नई नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। विज्ञान में इसकी बहुत रुचि है। यह नए प्रश्न का उत्तर ढूंढने में बहुत अधिक रुचि रखता है। वह कहती है कि प्रश्न पूछना है क्या है, वैज्ञानिक जिज्ञासा की शुरुआत है। पिछले सप्ताह मैंने डिस्कवर क्वेश्चंस नामक किताब पढ़ी और इससे बहुत जानकारीपूर्ण एवं रुचिकर पाया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्षा बूंद के रूप में क्यों गिरती है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर इसी किताब में पाया। इससे हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो अली है उसे विज्ञान यानी कि जो साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर देखते जो रजत है वे बताता है, हेलो दोस्तों, मैं रजत हूँ, मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक है, इसकी खेल में रुचि है। मैं फुटबॉल खेलने को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। यह सोकर के नाम है ना, हम फुटबॉल को सोकर के नाम से भी जानते हैं। और फुटबॉल को खेलने के लिए दो टीमों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में गोलकीपर, डिफेंडर और स्ट्राइकर होते हैं। मैं फुटबॉल के सारे मैच देखता हूँ। एक दिन में बाओचुंग भूटिया कौन है? एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है की तरह भारत के लिए खेलना चाहता हूँ। मैं उसकी तरह एक स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। इससे हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो रजत है वे फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। अब आखिरी में यहाँ पर आता है जॉन। जॉन कहता है, हेलो मैं जॉन हूँ, वातावरण को हरा और साफ रखना मेरा शौक है ना। इसे मतलब कि साफ सफाई वाले काम बहुत पसंद है, इसे पर्यावरण से बहुत लगाव है। क्या आप जानते हैं कि इस बारिश के मौसम में मैंने अपने विद्यालय में 4 पेड़ों के छोटे पौधे लगाए? ये पौधे जामुन, नीम, आम और गुलमोहर के हैं। मेरे अध्यापक ने मुझे इन पौधों के साथ इनकी नाम प्लेट लगाने को कहा है। देखिए, जो छोटे पौधे होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? नाम प्लेट लगाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये किसके पौधे हैं और वे उन्हें नुकसान ना पहुँचा सकें। मेरी कक्षा की जो सोमा है, सोमा नाम की जो लड़की है, पोस्टर को डिजाइन कर रही है, उसे चित्रकारी का बहुत शौक है। तो आइए हम इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, गोलकोंडा और ताजमहल में समान बात क्या है? तो देखिए, गोलकोंडा और जो ताजमहल है, देखिए यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है, दोनों आगरा में स्थित है। ये कथन असत्य है क्योंकि देखिए जो गोलकोंडा है वह हैदराबाद में है और ताजमहल आगरा में है। तो पहले कथन यहाँ पर असत्य है। दूसरे कथन यहाँ पर दिया है, दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। तो ये कथन आपको बिल्कुल सत्य होगा। जो दोनों स्थल है वे क्या है? ऐतिहासिक है। और वे जो हेमा थी वे ऐतिहासिक स्थल पर घूमना ही पसंद करती थी। सातवें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला आपको कथन दिया है, इसे सोकर भी कहा जाता है। ये कथन सत्य है, फुटबॉल को हम सोकर भी कहते हैं। नंबर बी,
यह 11 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है, ये कथन भी सत्य है। नंबर सी, इसे खेलने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है, कथन भी सत्य है। नंबर 4 आपको दिया है, ये खेल केवल गोलकीपरों के लिए, ये कथन सत्य है ना। अब प्रश्न क्रमांक 8 हम देखते हैं, छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे। होगी तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि छोटे पौधों के आगे हम क्या लगाते हैं, नाम की प्लेट लगा देते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, इसका उत्तर होगा यहाँ पर पेड़ों के जो नाम है पौधों के पास लगा दिए जाते हैं, नाम की जो प्लेट होती है हम पौधों के पास लगा देते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, हमने देखा था सोमा किस चीज़ में अच्छी है। तो देखिए सोमा जो थी चित्रकारी में बहुत अच्छी थी, वे जोन के लिए पोस्टर डिजाइन कर रही थी। प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ पर दिया है, हेमा और अली के कौन कौन से शौक समान है। तो देखिए हेमा और जो अली थे उन दोनों को नई चीज़ें और स्थानों को खोजना पसंद है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 10 तक के उत्तर हो जाते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपको एक विज्ञापन दिख रहा होगा, इस विज्ञापन को हम समझेंगे और इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इसके उत्तर भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पोस्टर का यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए जन जन की हो भागीदारी, जन जन की हो भागीदारी, स्वच्छ व सुंदर रेल हमारी। यहाँ पर रेलगाड़ी की बात कही जा रही है कि रेलगाड़ी को स्वच्छ व सुंदर हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि रेलगाड़ी में हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, हमें कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, थूकदान का प्रयोग करना चाहिए, हमें यहाँ कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, पानी की बचत हमें करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, नियम है कि रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी न फैलाए, कूड़ा करकट कूड़ादान में ही डालें तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, यदि आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहती है। तो जो विज्ञापन है ये स्वच्छता से संबंधित है, हमें स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या हमने दिया है, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हमने पढ़ा था इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है सफाई के लिए प्रेरित करना। प्रश्न बार बार हमने दिया है, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो देखिए यदि हमें दुनिया में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसका जो नंबर बी का ऑप्शन है, दुनिया में बदलाव की जो शुरुआत होती है स्वयं से होती है, सबसे पहले खुद बदलिए फिर दुनिया में बदलाव लाइए। प्रश्न 13 में यहाँ पर दिया है, क्या करने से जुर्माना हो सकता है। तो देखिए कूड़ेदान का प्रयोग करने से तो जुर्माना नहीं हो सकता, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। थूकदान का प्रयोग करने में अच्छी बात होती है। हाँ, नंबर सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से, इससे आपको जुर्माना हो सकता है। तो ये नंबर सी का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नंबर डी में आपको दिया है पानी के नल बंद करने से ये भी अच्छी बात होती है। नंबर 14 में दिया है, एक लड़की ने अपने पिता से कहा, आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए, विज्ञापन की कौन सी बात इस वाक्य पर लागू होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रही है लड़की कि केले के जो छिलके हैं उसे सीट के नीचे मत डालिए। अब जो हम इसे सीट के नीचे यहाँ कहीं भी नहीं फेंक सकते, तो हम इसे कहाँ डालेंगे, हम इसे डालेंगे कूड़ेदान में। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्वच्छ भारत का मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत को स्वच्छ बनाना है, पूरे भारत को हमें स्वच्छ बनाना है। तो इस प्रकार हमने आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देख लिया है, साथ ही में समझ लिया है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।